By failing to prepare, you are preparing to fail. Benjamin Franklin says this very important appropriate quote जो आज के समय में बहुत रेलिवेंट है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है। वेरी वेलकम टू आई एग्जाम बी। आपको शायद मालूम हो कि ऑलरेडी एक्सट्रीम बी इंडिया का अकेला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप ऑफलाइन और ऑनलाइन तैयारी करते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, और भी कोर्सेज में हम लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आप एग्जाम बी के फैकल्टी मेंबर्स और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो बहुत सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं रेगुलेटरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके साथ डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाते हैं, और जिसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाता है कि किस तरीके से आप टाइम बचा के अपना लिमिटेड टाइम में स्कोर ला पाएंगे और आप अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिख पाएंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगले 20 क्वेश्चन की, पार्ट 6 है ये वीडियो का। ये प्रश्न मैंने पिछली बार आपसे पूछा था, कौन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को, और काफी लोगों ने सही जवाब दिया था। इसका आंसर है यूएनडीपी। इसमें आपको एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा मालूम होना चाहिए कि 2020 में यूएनडीपी ने एक और मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है पीएचडीआई। पी स्टैंड्स फॉर प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये देखता है कि जो आपका पर कैपिटा कार्बन एमिशन है, तो आप समझ सकते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर कैपिटा कार्बन एमिशन ज्यादा है। एचडीआई में जो इंडिया की रैंक है वो है 131 और पीएचडीआई में इंडिया की रैंक है 123। यहाँ पर इंडिया की रैंक बेटर है क्योंकि डेवलप कंट्री में कार्बन एमिशन पर कैपिटा ज़्यादा है। इसमें से कौन सा सही है सीआरआर मूवमेंट के बारे में? इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको फेज 2 में देखने को मिलेंगे। तो सीआरआर रिड्यूस कर दिया गया 3.5% ऑफ एनडीटीएल मार्च 28, 2020 में, और ये 4% 2 फेजेज में रिस्टोर किया गया, और सीआरआर इंक्रीज किया 4.5% इफेक्टिव फ्रॉम May 21। ये लास्ट वाला सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यही यहाँ पर स्टेटमेंट सही है क्योंकि सीआरआर रिड्यूस किया गया था 2020 में, लेकिन 3% किया गया था क्योंकि उस समय कोविड के बाद जो है बैंकिंग सिस्टम में और लिक्विडिटी चाहिए थी, और जब 2021 में जब कोविड की सिचुएशन थोड़ा ठीक हो गई तो इसको 2 स्टेप्स में 0.5% ईच रिस्टोर कर दिया गया था 4% में, और अब 4 को बढ़ा के 4.5 कर दिया है। और ये मैंने आपको बताया था 0.5% बढ़ाने से 87,000 करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम से वापस चली आती है। और इस टाइप का कंटेंट आपको एग्जाम बी के नोट्स में, क्वेश्चंस में, बीपीडीएफ में मिलेगा। बीपीडीएफ आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को अलाउ किया गया है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, या वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर सकते हैं जो अदर क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक हो या एनबीएफसी हो, द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड। लेकिन कितनी उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 100 करोड़। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विद आरआरबी with net worth of 100 करोड़ and above are permitted to undertake credit card business। और आरआरबीज को भी अलाउ किया गया है कि वो अपने स्पॉन्सर बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार क्या मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए डिपॉजिट लेने के लिए एनबीएफसी की किसी भी सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से? तो इसका करेक्ट आंसर है BBB माइनस, BBB नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। और नेट ओन्ड फंड कम से कम 25 लाख या उससे ऊपर होने चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की जो रेटिंग है कम से कम BBB माइनस होनी चाहिए। जो नए हाउसिंग लोन सैंक्शन हुए हैं अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 तक, उनके लिए जो है रिस्क वेट रैशनलाइज कर दिए गए, और फिर ये जो है मार्च 2023 तक इनको एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसमें क्या रिस्क वेट है हाउसिंग लोन के लिए जिसका एलटीवी 80% से कम है? एलटीवी क्या है कि अगर कोई मकान की वैल्यू जो है 1 करोड़ है, 100 लाख, और उसके लिए 80 लाख का लोन दिया बैंक ने, भाई पूरा तो अमाउंट का नहीं देगा, कुछ मार्जिन भी रखते हैं ना, तो ये हो गया एलटीवी 80%। तो प्रश्न में ये पूछा है कि अगर 80% से कम एलटीवी है तो उसमें क्या रिस्क वेट है? उसका आंसर है 35%। ये अगर आप देखिए एलटीवी रेशियो अगर 80 से ज़्यादा है और 90 से कम है, 90 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आप 90 लाख से ऊपर का लोन नहीं दे सकते, तो रिस्क वेट बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बैंक ने ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया। और जो स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग है वो 0.25% रहती है स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में। आईएमएफ के अनुसार इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है किस ईयर में, और इंडिया गवर्नमेंट के अनुसार किस ईयर में? देखिए दोनों में डिफरेंस है और आप समझ सकते हैं कि डिफरेंस तो होगा। यहाँ पे 2027 में बोलता है आईएमएफ कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बोल रही है
एज पर द प्राइम मिनिस्टर्स विजन इंडिया बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 24-25। इनमें से कौन सा सही दर्शाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड को? डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल बताता है जो एज शिफ्ट हो रही होती है पॉपुलेशन में, या ये बेस्ट रियलाइज होता है जब हाई वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, या इसमें जो हम वर्किंग एज पॉपुलेशन होते हैं वो 21 से 59 ईयर्स तक लेते हैं। ये तो सही नहीं है क्योंकि इसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन लेते हैं 15 to 64 ईयर्स। ये केवल सरकारी नौकरी थोड़ी ना है कि किससे 59 ईयर तक लेंगे। लोग कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा उम्र तक काम करते रहते हैं। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? PMKMY जो है 2019 में लॉन्च कर गई थी मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर को सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी नेट पेंशन के रूप में देने के लिए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वो है जो 2 एकड़ तक का लैंड रखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हमेशा ना मार्जिनल एंड स्मॉल बोलने की आदत डालनी चाहिए, कई बार लिखा भी ऐसे ही रहता है। मार्जिनल छोटा होता है अप टू 1 हेक्टेयर और स्मॉल होता है अप टू 2 हेक्टेयर, जो ठीक है। और मिनिमम 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इसमें आंसर होता है ई। 2019 में स्कीम लॉन्च करी गई थी 3,000 पर मंथ की पेंशन को। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है एलिजिबल होंगे उसमें 60 साल की एज अटेन करने पर, और ये एक वॉलंटरी स्कीम है जिसमें 18 से 40 साल की एज ग्रुप में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, और बेनिफिशियरी को 100 रुपया पर मंथ इसमें जमा करना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी इक्वल अमाउंट। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट में 100 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन स्कीम डाली हुई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन और NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना। MSME की डेफिनेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? कि जो नई डेफिनेशन है वो 2 क्राइटेरिया पे बेस्ड है, प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए नई डेफिनेशन में प्रॉफिट नहीं टर्नओवर की बात हुई है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और स्मॉल एंटरप्राइजेज में 50 करोड़ बताया गया है, ये भी सही नहीं है। तो ये पहले दोनों तो इनकरेक्ट हो गए और यही यहाँ पर सही आंसर है। द रिवाइज डेफिनेशन फॉलोज कॉमन क्राइटेरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, बिल्कुल सही। अब पहले मैन्युफैक्चरिंग सर्विस अलग अलग होता था, इस बार वो नहीं है। वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनुअल टर्नओवर। तो आप ये देखिए रिवाइज डेफिनेशन जो है जुलाई 2020 से है। माइक्रो स्मॉल, मैंने पहले भी एक प्रश्न में आपको दिखा था, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एक क्राइटेरिया है और एनुअल टर्नओवर दूसरा क्राइटेरिया, आपको याद होना चाहिए। एक्सपोर्ट विल नॉट बी काउंटेड इन टर्नओवर ऑफ एनी एंटरप्राइज वेदर माइक्रो स्मॉल और मीडियम। तो यानी कि कोई एक्सपोर्ट कर रहा तो उसको फायदा हो गया, वो फिर भी MSME में काउंट होएगा, उसको एनुअल टर्नओवर में काउंट नहीं किया जा रहा है। इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन नहीं है? आपको ये वर्ल्ड बैंक के 5 इंस्टीट्यूशंस के नाम पता होना चाहिए। इसमें से 4 हैं और 5वां है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और IFC जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करता है, इवन प्राइवेट कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करता है जो इम्पैक्ट एरिया में, जैसे बंधन बैंक में मुझे याद है IFC का इन्वेस्टमेंट है। IBRD, IDA, MEGA और ICSID, ये 5 इंस्टीट्यूशन है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है रिप्लेस किया 2 स्कीम को, NAIS और मॉडिफाइड NAIS। ये कवर करती है क्रॉप लॉसेस जो होते हैं, सोइंग रिस्क, पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क और लोकल कैलेमिटीज जो होती हैं, एक्सक्लूडिंग द लॉस ड्यू टू वॉर। ये बात भी एकदम सही है। गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ रुपये एलोकेट किए हैं। 16,000 करोड़ रुपये गलत है क्योंकि 16,000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे पिछले बार। इस बार थोड़ा सा कम कर दिए हैं, 15,500 करोड़ इस बार के बजट में इसका एलोकेशन 15,500 करोड़ का है। और इसने पहली ये 2 स्कीम को रिप्लेस किया है और ये एक्सक्लूड होता है, इसमें वॉर और न्यूक्लियर रिस्क जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। इसमें क्या करना होता है फार्मर्स को, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, फार्मर्स को प्रीमियम जो पे करना होता है 2% ऑफ द सम एश्योर्ड खरीफ क्रॉप के लिए, और 1.5% जो होता है रबी क्रॉप के लिए, 1.5% ऑफ द सम एश्योर्ड। निम्न में से कौन सा दर्शाता है वो स्टॉक लिमिट जो एक कंपनी इशू कर सकती है एज पर द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो इशू कर सकती है कंपनी वो कहलाती है ऑथराइज कैपिटल। जो इशूड कैपिटल है ना, वो ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा है जो इशू कर दिया है। सपोज कंपनी अगर 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, उसने अगर 50,000 इशू कर दिए, 50,000 हो गई इशू कैपिटल। उस इशू में से जिसके लिए पेमेंट हो गई वो कहलाती है पेड अप कैपिटल, जिसके लिए शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, खरीद ली कैपिटल। और रिजर्व कैपिटल क्या है? जो अमाउंट कुछ अलग से रख दिया रिजर्व, और ये कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, हर कंपनी अपने तरीके से कर सकती है, वॉलंटरी क्रिएशन बाय कंपनी। RBI ने रिवाइज कर दिया है नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स, कितने अमाउंट को। अब जो है
अमाउंट है 25 करोड़, पहले जो 100 करोड़ थी, टू एनकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेंट इन सपोर्टिंग द ग्रोइंग बिल पेमेंट ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। इसके लिए भी एनपीसीआई स्टैंडर्ड सेट करता है। सीडीज कितने मिनिमम डिनोमिनेशन के इशू किए जा सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सीडीज इशू किए जाते हैं कमर्शियल बैंक द्वारा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी सभी इंक्लूडेड है, एआईएफ भी। तो मिनिमम 5 लाख के सीडी इशू करे जा सकते हैं और उसके बाद 5 लाख का मल्टीपल होगा, यानी कि 5, 10, 15, 20, 30 लाख, 25, 30 लाख। टेनर होता है 7 डेज से 1 ईयर का इन केस ऑफ द बैंक, इसलिए ये मनी मार्केट लेस देन ए ईयर। और एआईएफआईज के लिए ये 1 साल से 3 साल तक का हो सकता है, वहाँ पे उनके लिए टर्म इंस्ट्रूमेंट भी हो जाता है। आरबीआई ने प्रपोज किया है बासेल 3 गाइडलाइन फॉर एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विद ए मिनिमम सीआरएआर ऑफ व्हाट। मिनिमम सीआरएआर कितनी प्रपोज करी है, यहाँ पर आंसर है 9%, जिसमें से टीयर 1 कैपिटल जो है 7% होनी चाहिए, 7% होनी चाहिए टीयर 1, और टोटल होनी चाहिए 9%। और जो सीसीबी है, मिनिमम कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर, मिला के होना चाहिए 11.5%। इस टाइप के प्रश्न आपको फेस 2 में आएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TREDS, और ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। TREDS का फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। बेसिकली जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, आपने कोई चीज़ बेची, कोई ट्रेडर ने कुछ सामान, सपोज गारमेंट्स बेचे हैं दूसरी कंपनी को, एक्सपोर्ट किए हैं, तो उसका जब तक पेमेंट आया नहीं है तब तक उसके बिल को डिस्काउंट करके उसको कैश फ्लो बढ़ जाएगा। तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग जो होती है TREDS सिस्टम में, उसमें 3 पार्टिसिपेंट होते हैं, MSME सप्लायर होगा, कॉर्पोरेट बायर होगा जिसने वो सामान खरीदा है, और फाइनेंशियल होगा जैसे वो बैंक फाइनेंस कर सकता है उसको। जीडीपी अकेले किसी कंट्री के डेवलपमेंट को नहीं दर्शा सकता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस बात को सपोर्ट करता है कि जीडीपी जो है, जितने भी सोशल कैपिटल होता है उसके कंट्रीब्यूशन को ओवरलुक कर जाता है, इग्नोर कर जाता है, नहीं ध्यान देता है उस पर। जितने भी अपने फॉर्मल या इनफॉर्मल नेटवर्क हैं, इंस्टीट्यूशन से कल्चर हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है इकोनॉमी में, जैसे कि नेचुरल कैपिटल एसेट है और उनकी सर्विसेज है, वो मॉनिटर्म्स में नहीं इवेल्युएट की जाती हैं। बहुत सारी कंट्री जो लो पर कैपिटा जीडीपी है, वो HDI में आगे रैंक कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का और बेटर सोशल सपोर्ट है। जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जीडीपी में मेजर नहीं किया जाता है। ये तो गलत है, मेजर किया जाता है। नेचुरल कैलेमिटीज अगर नुकसान होगा तो जीडीपी गिर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहले तीनों स्टेटमेंट ABC तीनों सही हैं। 2021 में IMF ने 456, ये नंबर भी याद करना आसान है, 456 बिलियन का जो SDR एलोकेट किया था, उसमें इंडिया का शेयर क्या था, वो था 12.57 बिलियन। और SDR क्या होता है, 5 करेंसीज की जो वेटेज है इसमें, बकेट ऑफ 5 करेंसी थी, आपको बताना चाहिए। US नंबर 1 पे है, और यूरो नंबर 2 पर है, और चाइनीज युआन है, उसके बाद फिर जापानीज येन है, और फिर है UK पाउंड स्टर्लिंग। इन पांचों का वेटेज है डिफरेंट। इंडिया भी SDR में अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है। जो 456 बिलियन एलोकेट किया था 2021 में, इंडिया का शेयर था उसमें 12.57 बिलियन SDR, और USD टर्म्स में अगर पूछा जाएगा तो वो होगा 17.86 बिलियन USD उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब। और इंडिया में जो टोटल SDR होल्डिंग है वो है 13.66। तो अगर आप देखेंगे तो मेजर चंक यहीं पर मिला 2021 में इंडिया को। उससे पहले 2009 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम की बात है, जब IMF ने 250 बिलियन SDR एलोकेट किया था। निम्न में से कौन सा RBI का 100% सब्सिडियरी नहीं है? ये जो संस्थान है, ये DICGC RBI का 100% है, BRB एनिमल नोट प्रिंटिंग के लिए, ये तो इंश्योरेंस आप जानते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस। RBI जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एकदम नया है सबसे इन सब में, ये भी 100% फंडेड बाय RBI, 100% ओन्ड बाय RBI है। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ये नहीं है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज भी है। तो अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने एनुअल रिपोर्ट से लिया है, तो RBI के जो सब्सिडियरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन जो है नॉन प्रॉफिट कंपनी है, प्रमोटेड बाय RBI, SEBI, IRDA एंड PFRDA to promote the financial education across India for all sections of the population। और RBI इनोवेशन हब जो है उसमें RBI ने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए। क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए RBI ने जो AD कैटेगरी बैंक है, AD कैटेगरी 1, AD क्या होता है, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1, ऑथराइज डीलर मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज में ऑथराइज होते हैं ट्रांजेक्शन करने को, उनको एक लीगल आइडेंटिटी
एंटिटी आइडेंटिफायर LEI ऑप्टेन करने को बोला है। जो भी वो कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हैं, एक इस अमाउंट के ऊपर का अमाउंट, वो कितना अमाउंट है, और ये फेमा का अंडर ये गाइडलाइन है, तो मिनिमम 50 करोड़ से ऊपर के जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर कोड करना है, जो एक 20 कैरेक्टर ग्लोबल रेफरेंस नंबर है कंसीव्ड बाय G20, जो हर एक पार्टी को जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करता है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड जो है एक सब्सिडियरी है इंडिया में CCIL की, ओनली लोकल ऑपरेटिंग यूनिट इन इंडिया, और ये LEI साइन करेगी, लीगल एंटिटी नंबर इशू करेगी किसी भी लीगल एंटिटी को, चाहे वो कोई इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन हो, बैंक हो, म्यूचुअल फंड हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, ट्रस्ट हो, कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूशन, उन सबको ये LEI इशू करेगी। तो जो भी रेजिडेंट एंटिटीज हैं, नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, नॉन इंडिविजुअल्स 50 करोड़ से ऊपर का अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनको ये नंबर जरूर देना होगा। अक्टूबर 1 से गाइडलाइन है। अब ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बजट जिसको हम शॉर्ट में बजट बोल देते हैं, जो भारत सरकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो वो पार्लियामेंट में किस आर्टिकल के तहत रखा जाता है। आप कमेंट में लिखिए अपना जवाब, और याद रखिए टाइम इज मोस्ट प्रीशियस, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। तो बिना समय की बर्बादी करते हुए 50% फास्टर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब टू iExamBee, प्रिपेयर 50% फास्टर।